हेलो गाइस, दिस इज़ शिवांश कौशल्यान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10 हिंदी इस पर चैप्टर 10 बड़े भाई साहब का एक्सप्लेनेशन पार्ट 4। सो गाइस, लेट्स बिगिन। हाँ गाइस, जिस पार्ट 3 की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अब बड़े भाई साहब के फिर से इम्तिहान होने वाले हैं। सो गाइस, ये पार्ट 3 है। इसमें मैं शुरू कर रहा हूँ। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं पास हुआ और बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। यानी जो छोटा भाई है वो पास भी हो गया, दर्जे में अव्वल भी आ गया, और जो बड़े भाई साहब थे वो फिर से फेल हो गए। मुझे खुद अचरज हुआ। बड़े भाई साहब ने प्राणांतक परीक्षा परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कालहीन हो गए थे, मगर बेचारे फिर फेल हो गए। यानी छोटा भाई कह रहा है कि वो इतना पढ़ते थे लेकिन तब भी वो बेचारे वो फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। मुझे छोटे भाई को बड़े भाई साहब पर दया आ गई। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। जब नतीजा सुनाया गया था तब वो रो पड़े थे और सॉरी गाइस, और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। जो छोटा भाई पास हुआ था उसकी खुशी जो थी पास होने की वो आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो बड़े भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। ये टोन मारने लगा, विधि की बात भैया कौन टाले। मेरे और बड़े भाई साहब के बीच केवल एक दर्जे का अंतर रह गया था। मैंने एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं बड़े भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किसी आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वे मुझे मेरे हित के विचारों से ही तो डांटते हैं। यानी जो छोटा भाई है वो इतना सोच रहा है। पहले तो वो नेगेटिव थिंकिंग बड़े भाई साहब के लिए सोचने लगा कि काश बड़े भाई साहब फिर से फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर आ जाऊं, लेकिन नहीं, छोटे भाई जो था उसने ये बात निकाल दी अपने दिल और दिमाग से। वो फिर निकाल दी और फिर वो जो सोचने लगा कि बड़े भाई साहब मेरे हित के लिए तो डांटते हैं, केवल मुझ पर इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर ये शायद उसके उपदेश का ही असर है कि दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। यानी जो छोटा भाई वो ये सोच रहा है कि बड़े भाई साहब मुझे इतना समझाते हैं, डांटते हैं, उसका ये सब नतीजा है कि मैं इतने अच्छे नंबरों से पास हो जाता हूँ। अब बड़े भाई साहब बहुत नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वे खुद संभालने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी है तो बहुत कम।
मेरे स्वाधीनता भी बढ़ी। मैं उनकी सहगुणता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मेरे पास ही हो जाएगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो तो पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। यानी जो छोटा भाई था उसे थोड़ी बहुत, अब बड़े भाई से थोड़ी बहुत आज़ादी मिल गई थी कि अब बड़े भाई साहब मुझे इतना कुछ कह नहीं पाएंगे, इसलिए वो जितना बड़े भाई साहब के डर से जो पढ़ता था सो भी उसने पढ़ना बंद कर दिया। मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया। कनकोए मीन्स मतलब पतंग। यानी जो छोटा भाई था उसे कनकोए मतलब पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ हो गया। पतंग में इस पेज पे भी है, ये एक सेकेंड, ये गाइस, ये है कनकोए यानी पतंग। हाँ शौक़ हो गया और सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं बड़े भाई साहब का दावा करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकोए उड़ाता था। मांझा देने, कनकोया बांधने, पतंगे टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप ही हल की जाती थी। मैं बड़े भाई साहब का यह संदेश ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों से कम हो गया है। एक दिन यानी जो उसे पतंगबाजी थी वो अब उसे बहुत अच्छी लगने लगी थी और वो बड़े भाई साहब मतलब चोरी छुपे, बड़े भाई साहब की चोरी छुपे से वो नज़र बचाकर कनकोए उड़ाते था। और गैस अब आगे चलते हैं। एक दिन साया समय हॉस्टल से दूर एक कनकोया लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। यानी जो कनकोए मतलब एक दिन की बात है, शाम के वक़्त छोटा भाई पतंग उड़ा रहा था, लेकिन फिर उसके बाद एक कोई कनकोआ मतलब यानी पतंग उसके क्या कहते हैं मतलब हवा में उड़ रही थी, तो उसे पकड़ने के लिए कहीं भी जहाँ जा रही थी वहाँ जाकर दौड़ रहा था, उसके पीछे जा रहा था। हाँ, ना करने देना चाहता था कि उनका सामना और लिहाज मेरे नज़रों से कम हो गया है। एक दिन समय हॉस्टल से दूर एक कनकोआ तथा आँखें आसमान की ओर थी और मैं मन में आकाशगामी पथिक की ओर जो मन गति में झूमता पतन और चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर से निकलकर संसार ग्रह में बसने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लगने और झगड़ने बांस लिए इतना स्वागत करने को दौड़ी जा रही थी। किसी को अपनी आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ सम्मिलित है। न मोटर कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियाँ हैं। मतलब उस पतंग के पीछे वो सब लोग दौड़े आ रहे थे पैदल पैदल। भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। यानी जो बड़े भाई साहब थे उन वो बाज़ार में मिल गए, मतलब जहाँ जा रहा था वो वहाँ पे मिल गए। तो शायद बाज़ार में लौट रहे थे। उन्होंने, मैंने कहा था ना बाज़ार में होंगे, उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाज़ारों लौंडों के साथ धल्ले के कनकोए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती हैं?
तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। मुझसे केवल एक दर्जे नीचे हो। आखिरी आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। यानी अब छोटे भाई को बड़े भाई साहब डांट रहे हैं कि तुम्हें कम से कम अपनी पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। अब तुम कुछ पढ़ाई करो, हर समय कनकोए उड़ाते रहते हो। यानी ऐसा डांट के कह रहे हैं। एक ज़माना था कि लोग 8वें दर्जे पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। कितने ही मेडिलाइजियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे में डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाजपति के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मतहाती काम करते हैं। तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकोए के लिए दौड़े जा रहे हो। मुझे तुम्हारी काम और पूरी पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जान किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। मैं काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस काम अक्लनी पर मुझे मतलब बड़े भाई साहब को ये दुख हो रहा है कि तुम इतने गंदे लौंडों के संग कनकोए उड़ा रहे हो। ठीक है, तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो तुम्हारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझे होगे कि मैं बड़ा भाई मैं महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उनके मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। क्लास में तो तुम चाहे एक दर्जा बड़ा हो, लेकिन मैं तो असलियत में तो तुमसे 5 साल ही तो बड़ा हूँ। और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षा का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्षा हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन मुझसे और तुमसे जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम AMA और DPhil और DLET ही क्यों ना कर लो। मतलब ये कुछ शायद डिग्री वगैरह होंगी। हाँ गाइस, समझें कि किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादाजी भी शायद 5वीं या 6ठी जमात के आगे और नहीं गए। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हम समझने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने बया किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बात चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है।
ऐसा बड़े भाई साहब मतलब गुस्से में कह रहे हैं छोटे भाई से, ठीक है। तुम चाहे बेशक ही मुझसे आगे, ऐसा ही कह रहे हैं, तुम चाहे बेशक ही मुझसे आगे क्यों ना निकल जाओ, लेकिन मैं तुमसे हमेशा बड़ा ही रहूँगा, ऐसा कह रहे हैं। वो भी 5 साल, उसे कोई नहीं रोक सकता। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे। दादा को तार देने के, हाँ गाइस अब आगे चलते हैं। दादा को तार देने के ना बदहवास हो, पहले खुद महरज पहनाकर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी की तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नई नाई में से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उनके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुट्युम का प्लान किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देख लो, AMA हैं कि नहीं, और यहाँ के AMA नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है। मतलब ये सब बातें बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई से कह रहे हैं, वो समझा रहे हैं। इसमें देखिए गाइस, वो समझा भी रहे हैं, डांट भी रहे हैं, और कि हम तुम तो कुछ नहीं, और बड़े बड़े लोगों का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। उनकी बूढ़ी माँ हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद का घर इंतजाम कर लेते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था तो कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी के ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान ये गरुड़ दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेरा न चलने पाओगे। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर, अब गाइस थोड़े और गुस्सा हो गए बड़े भाई साहब, ये लाइन आप ध्यान से सुनिएगा। तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात जहर लग रही होगी। मैं उनकी इस नई युक्ति में नष्ट मस्त हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लत का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में जो श्रद्धा उत्पन्न हुई, यानी अब ये छोटे भाई कह रहा है कि भाई साहब, मुझे अपने बड़े भाई साहब के प्रति मेरे श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैं संजल आँखों से कह हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है। यानी ये छोटा भाई बड़े भाई से कह रहा है कि आप जो भी कुछ बात कह रहे हैं वो सब कुछ सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। और ये वो छोटा भाई ये भी कह रहा है कि आपको उसको कहने का
पूरा पूरा अधिकार है। हाँ गाइस, ये है वो क्या कहते हैं, ये वो चित्र है जहाँ छोटा भाई का मतलब पतंग के पीछे भाग रहा था, जहाँ बड़े भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और वहीं पे सबके सामने वो डांटने लगा था। ये है, ये पतंग उड़ती जा रही है, ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है, और ये और बहुत सारे 2-3 लड़के और हैं। इसी बात पे तो वो डांट रहे थे। कुछ अब थोड़ा सा और है गाइस। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकोए उड़ाने को मना नहीं करता, मेरे भी ललचाता मुझे, मेरा भी मतलब बड़े भाई साहब कह रहे हैं मैं कनकोए उड़ाने को तुम से मना नहीं करता, लेकिन मेरा भी मन ललचाता है, लेकिन मैं क्या करूं, खुद बेरा चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। सही बात है। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं ये सब चीज़ें, मान लीजिए जैसे बड़ा भाई अगर गलत काम करेगा तो वो छोटा भाई भी करेगा। संयोग से उसकी तथा एक कटा हुई कनकों हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोरी लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ चल आता था। भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उनने डोरी पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। सो गाइस, ये है मतलब यहाँ पे चैप्टर का समाप्त होता है इस बड़े भाई साहब का। तो गाइस इसका मतलब ये है, मतलब जहाँ तक पूरी समरी मैं आपको बता देता हूँ कि जो उनका कहने का मतलब है कि जो बड़े भाई साहब हैं वो छोटे भाई को मतलब डांटते भी हैं, समझाते भी हैं और प्यार भी करते हैं। ठीक है, बड़े भाई साहब बहुत कुछ करते हैं और बहुत सारे छोटे भाई को एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे किसने क्या किया, ये सब एग्जाम्पल भी देते हैं और छोटे भाई को हर तरीके से समझाने की करते हैं। हाँ गाइस, अब ये पार्ट का एंड हो चुका है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को चैनल को में जो मेरे हैं उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। और गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जो बड़े भाई साहब के जो पहला पार्ट का वीडियो, दूसरे पार्ट का वीडियो, तीसरे पार्ट का वीडियो वो आप देखना ना भूलिएगा। अगर आप वो 3 वीडियो अच्छे से देख लेंगे और तब इस वीडियो को देखेंगे तो गाइस आपको अच्छे से ये लेसन समझ में आ जाएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।